लो फिर आ गए। क्या समझे थे नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके साथ। चलिए आज फिर से आपको अजय नदी का सनसेट दिखाते हैं, सनसेट पॉइंट। तो दोस्तों ये है नज़ारा अजय नदी पर सनसेट का, सनसेट पॉइंट का। आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त, ये अगस्त का जो पहला सप्ताह है, इसको दुनिया विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाती है। स्तनपान शिशु स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए इस पर जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आधुनिकता के नाम पर लोग स्तनपान के स्थान पर जो आर्टिफिशियल चीज़ें अपना रहे हैं, उसके लिए वो बहुत ही घातक होता है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। उसका बहुत घातक असर पड़ता है बच्चों के स्वास्थ्य पर। तो दोस्तों चलिए, आज विश्व स्तनपान दिवस पर जगह जगह इस पर आयोजित किए जा रहे हैं प्रोग्राम, और यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठन जो है इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस पर नहीं, बात कुछ और करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये अगस्त का पहला सप्ताह है और नदियों की हालत देख रहे हैं, और हमारा ज़िला देवघर हालांकि आधिकारिक तौर पर सुखाड़ घोषित हो चुका है। ये अगस्त का पहला सप्ताह है और पिछले माह 26 जुलाई को हम एक शौर्य दिवस या करगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। यानी कि 26 जुलाई को ही आज से लगभग 22 साल पहले 1999 में करगिल युद्ध की समाप्ति हुई थी। और आधिकारिक रूप से मतलब एक, हालांकि उस युद्ध को युद्ध मानने में सरकार को बहुत दिन लग गए, दशक से भी ज़्यादा लग गया तब, क्योंकि शुरुआत में जैसा देखा गया कि वहाँ पर कुछ ऐसा माना गया कि वहाँ कुछ आतंकवादी हैं, सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जो सेना के बंकरों पर कब्जा किए बैठे हैं। जब हमारी सेना आगे बढ़ी, एडवांस किया, तो वहाँ का जो नज़ारा था वो कुछ और ही था। जिस तरह की वहाँ से सेलिंग हो रही थी, जिस तरह के गोले दागे जा रहे थे, जिस तरह की गोलीबारी हो रही थी, और जो हलचलें थी, वो कहीं से भी देख के नहीं लग रहा था कि ये कुछ मुजाहिदीन या आतंकवादियों की हरकत है। और पहले कुछ गडेरियों ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसमें कि सबसे पहले जो आगे बढ़े कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक सैनिक दस्ता जो आगे बढ़ा, उन सबको वीरगति प्राप्त हुई और मरणोपरांत सौरभ कालिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि इस पर एक युद्ध अपराध भी था, एक तरह से जिस बर्बरता से उनका कत्ल किया गया, ये कभी भी एक जो युद्ध जेनेवा कन्वेंशन है उसके खिलाफ था। काफ़ी बहुत ही बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की गई थी। आज करगिल युद्ध में भारत की विजय तो हुई, लेकिन इसमें लगभग 500 या कहें कि 500 से अधिक, 550 के आसपास सिपाहियों की जानें गई, जो कि मतलब एक बिना युद्ध के एक सैनिक ऑपरेशन, जिसको कि शुरुआत में नाम दिया गया था एक मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर, इतनी जानें गई। और इसके लिए दोषी कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान इसे मान नहीं रहा था युद्ध, कि पाकिस्तान तो शुरुआत में मान ही नहीं रहा था कि ये हमारे लोग हैं, ये तो मुजाहिदीन हैं, ये आप ही के लोग हैं। फिर बाद में पता चला, जब कुछ सेना के दस्तावेज मिले, जब उनके कुछ डेड बॉडीज़ के साथ उनके पहचान पत्र मिले, जिसमें एक नाम असिस्टेंट कमांडेंट कर्नल शेर खान का भी था, जो कि काफ़ी चर्चित रहा, जिसके बाद में भारत सरकार उनके लाश के साथ ही भारत सरकार ने एक रिकमेंडेशन, एक नोटिस, एक लेटर लिखा था पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को कि ये सिपाही, ये अधिकारी जिस बहादुरी से लड़ा है, उसके लिए इन्हें पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, निशाने हैदर, उससे सम्मानित किया जाए। और बाद में उन्हें किया भी, वो मिला भी उनको, निशाने हैदर से उनको सम्मानित किया गया, असिस्टेंट कमांडेंट कर्नल शेर खान की। वो एक पश्तून थे, पश्तूनी कबीले से बिलोंग करते थे।
करगिल युद्ध में कहा जाता है कि करगिल युद्ध की जो एक पृष्ठभूमि है वो 1984 में ही तैयार कर दी गई थी, क्योंकि करगिल और सियाचिन, ऐसे तो और भी बहुत सारी जगहें हैं वैसे ही जिसके बारे में शायद हमें आज नहीं पता, जब कुछ होगा तब दुनिया की नज़र में वो बातें आएंगी। सियाचिन और करगिल दो ऐसे क्षेत्र थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जहाँ से सर्दियों में सेना वापस आ जाती थी और गर्मियों में फिर से अपने अपने चेक पोस्ट कवर कर लेती थी। लेकिन 1984 में ऐसा हुआ कि अचानक से जब पाकिस्तानी सेना, तब तक सियाचिन पर पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना का कब्जा था, लेकिन जब गर्मियों में पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उनके बंकरों पर, उनके पोस्ट पर भारतीय सेना कब्जा जमाए बैठी है। और ये उस वक्त वहाँ जो सैनिक अधिकारी थे उनको बहुत खला। उन्होंने अपने सीनियर से बात की, लॉबिंग की कि हम, भारत ने हमारे पोस्ट पर अटैक किया है, इस पर हमला किया है हम पर, तो इसका जवाब हमें देना चाहिए, एक युद्ध का मोर्चा खोलना चाहिए भारत के खिलाफ। लेकिन उस वक्त जो सैनिक तानाशाह थे, जियाउल हक, वो नहीं माने, और क्योंकि वो पहले ही वहाँ एक मोर्चा अपने देश के अंदर खोले बैठे थे, दूसरा मोर्चा खोलना उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में वो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर वहाँ पर जो सियाचिन में उस वक्त जो सैनिक अधिकारी था ड्यूटी पर, या जो वहाँ पर एक वहाँ का ऑफिसर था, लीड कर रहा था उस मिशन को, उसने इसे अपने दिल पर ले लिया और वो अधिकारी आगे चलकर पाकिस्तानी सेना का जनरल बना और सेना का सर्वोच्च कमांडर भी। उसका नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उस वक्त एक मेजर थे। और जब वो जनरल बने तो उन्होंने ऐसा मौका करगिल में अपनाया। जब इंडियन आर्मी या फिर बीएसएफ उसे छोड़कर सर्दियों में उसको पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गई, तब उन्होंने हड्डी गलाने वाली ठंड में अपने सेना को ऊंचाइयों पर भेज दिया, जिसमें कि दो मुख्य चोटी, तोलोलिंक और टाइगर हिल जैसे चोटियों पर कब्जा कर लिया। और ऐसे सिर्फ इतना ही नहीं, ये 2 पॉइंट तो महत्वपूर्ण है, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी एक बहुत बड़े हिस्से पर, मतलब कुछ 50-60 किलोमीटर से बड़े एरिए पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जब सेना इधर से आगे बढ़ी तो फिर आगे बढ़ नहीं पा रही थी, इन पर हमले होने लगे। कैप्टन सौरभ कालिया की बात हम पहले ही बता चुके हैं। फिर सेना इधर से गई, उसको ऑपरेशन, एक लंबा ऑपरेशन चला, और फिर पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ। और तब तक परवेज़ मुशर्रफ इसको मानने के लिए तैयार, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। फिर उनकी एक फ़ोन, मतलब एक उनका फ़ोन कॉल कहीं टेप हुआ और एक लंबा फ़ोन टेप उनका एक वायरल हो गया उस वक्त, और फिर मजबूरन उनको पीछे जाना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, उनका पर्दाफाश हो गया। लेकिन करगिल युद्ध के आज 20-22 साल बाद एक सवाल फिर से है कि यदि दूसरा कारगिल हुआ तो हम कहाँ हैं। दूसरा कारगिल से मतलब कि हमने एक छोटा सा दुश्मन पाकिस्तान सेट कर रखा है, जब भी ज़रूरत होती है हम पाकिस्तान से कर लेते हैं। लेकिन यदि ऐसी ही स्थिति यदि हम चाइना के साथ हुई तो हम कहाँ टिकते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि 20-22 साल बाद हम कहाँ हैं आज। हालांकि सैनिक तैयारी कैसी है, क्या स्थिति है, ये जानना पब्लिक इंटरेस्ट का बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठता है। यदि फिर से एक ऐसी स्थिति होती है तो हम कहाँ टिकते हैं। क्या आज फिर दोबारा जब यदि ऐसी स्थिति आती है तो क्या हमारे सिपाही वैसे ही मारे जाएंगे या हम उससे बेहतर कंडीशन में हैं। इन सवालों पर गौर करना चाहिए। एक्चुअली आज करगिल युद्ध पर बात करने के लिए फिर से मैंने अजय नदी का तट ही इसलिए चुना क्योंकि वो दौर था 1999 का, जब शायद 3री-4थी कक्षा में पढ़ा करते थे, लेकिन रेडियो का दौर था। घर में टीवी और रेडियो दोनों था, अखबार भी आते थे, तो इन चीज़ों से अपडेट रहा करते थे। और रेडियो तब एक संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था। जैसे आज मोबाइल है हर किसी के हाथ में, वैसे रेडियो हुआ करता था।
और रेडियो के जरिए ही, रेडियो समाचारों के जरिए ही हम इनसे, और तब रेडियो लेकर हम इन्हीं इलाकों में घुमा करते थे ऐसे खबरों के लिए, खेलने कूदने के लिए। वो उम्र ही थी खेलने कूदने की। घर से एक छोटा सा रेडियो, पॉकेट साइज रेडियो चुरा के भाग आए और इधर सुन रहे थे, कभी न्यूज़ सुनते, कभी गाना सुनते। लेकिन वो करगिल युद्ध का जो दौर था, उस वक्त हमने सिर्फ मतलब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपडेट रहा। और बचपन का दौर था, ऐसी चीज़ें और रोमांचित करती थी, लेकिन पता नहीं था कि ये कितना भयानक है या किस स्थिति में है। तो दोस्तों, आज के लिए कोशिश करेंगे इतना ही। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि आखिर हम आज करगिल युद्ध से एक सबक लेनी चाहिए कि, और सीख लेना होगा कि आखिर हम आज कहाँ हैं, उससे हमने क्या सीखा या कुछ सबक लिया। हम तो कहते, मैंने तो कहा कि सबक लेना चाहिए कि हम वैसा कुछ ना होने दें, लेकिन क्या हम सच में उसके लिए प्रिपेयर हैं? यदि करगिल जैसी स्थिति दोबारा आती है तो हम कहाँ हैं? ज़रा सोचिएगा। धन्यवाद।